नमस्कार। वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से आपके अपने प्रोग्राम वेलनेस चौपाल पर स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, गुलाबी और भीनी-भीनी सर्दी का आनंद लेना आपने शुरू कर दिया होगा। हल्के से गर्म कपड़े डाल लिए होंगे जैसे कि मैंने डाल लिए हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अगेन एक प्रार्थना के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। हम सभी मैं जब भी अपने सेशन की शुरुआत करती हूँ प्रार्थना के साथ करती हूँ। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि ऐसा मैं क्यों करती हूँ? कोई बताएगा मुझे कि ऐसा क्यों करते हैं हम? किसी भी चीज की जब हम शुरुआत करते हैं तो मोस्टली गणेश वंदना के साथ या किसी भी प्रार्थना के साथ करते हैं। एनीवन? एक मिनट राजेश जी, मैं पढ़ती हूँ आपका आंसर। कामनेस के लिए, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक कहा राजेश जी ने। कामनेस के लिए हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिविटी आ जाए, हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाए और हम जो भी काम करने वाले हैं उसमें हम पूरी तरह से तल्लीन हो जाए। तो आज की जो प्रार्थना है उसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हर प्रार्थना में एक गूढ़ रहस्य छुपा होता है। हमारे संस्कृत के एक एक सूत्र, एक एक मंत्र, एक पूरा लिटरेचर अपने अंदर समाहित करते हैं। तो इतनी पावरफुल है हमारी ये संस्कृत की प्रार्थनाएं और श्लोक। तो कोशिश करें कि जो भी प्रार्थना हम बोल रहे हैं उसका अर्थ हमें पता हो। तो मैंने भी, क्योंकि मुझे भी सारे अर्थ नहीं पता थे, तो मैं अब कोशिश करने लगी हूँ कि जो भी मैं बोलूं उसका अर्थ पहले मैं जानूं। तो जैसे आज जो हमने प्रार्थना की तो उसको हमने शुरू किया था कि अस्तो माँ सदगम्य, यानी कि हे भगवान मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, यानी अवास्तविक दुनिया से वास्तविक दुनिया की तरफ ले चलो। तमसोर माँ ज्योतिर्गम्य, तमस मतलब अंधेरा, ज्योति मतलब प्रकाश, मुझे अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलो। फिर आता है मृत्युर्मो अमृतम गम्य, तो मृत्यु से मुझे अमरत्व की तरफ ले चलो, ताकि मैं जीवन की भौतिकता को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति में या अमरता में विश्वास करने लगूं। तो यह है आज की प्रार्थना का मतलब। तो जब हम प्रार्थना का मतलब समझने लगते हैं तो फिर हम उसको आत्मसात करने लगते हैं और उसका सच में हमें फायदा मिलता है। राजेश जी की जो बात है कामनेस, हमें सच में अंदर तक कामनेस फील होने लगती है। तो ये है प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना की शक्ति। इसीलिए हर कार्य की शुरुआत हमें प्रार्थना के साथ करनी चाहिए। जब भी हो, एक बार सुबह उठते ही और एक बार सोते वक्त जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी प्रार्थना आपको आती हो, जो भी आपको कामनेस देती हो, जो भी आपको ग्रेटिट्यूड फील करवाती हो, भगवान के लिए या किसी शक्ति के लिए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमने अभी तक हेल्थ के कई एस्पेक्ट्स को समझ लिया है और हैबिट्स डेवलप कर ली हैं। हमने देख लिया है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए, अर्ली डिनर करना चाहिए ताकि हमारी प्राण शक्ति को हीलिंग का टाइम मिल सके, जल्दी सो जाना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर रेस्ट मिल सके, स्लीप लाइक अ बेबी। उसके बाद में हमें अपनी बॉडी को हर वक्त मूव करवाते रहना चाहिए, ना सिर्फ 1 घंटा सुबह एक्सरसाइज, बल्कि पूरा दिन हमें अपनी बॉडी को मूवमेंट देते रहना चाहिए। पानी खूब पीना चाहिए, ये हमें एक दिन सोनिका ने बताया था।
ठीक है, मूवमेंट के लिए हमारे गौरांग जी और मनीष जी आपको रोज प्रोत्साहित करते ही हैं। इसके अलावा भी दिन भर हमें मूव करते रहना है। डोरबेल खुद बजी तो खुद ही खोलना है। छोटे छोटे काम अपने खुद करने हैं। तो ये सब के बाद में हमने पिछले सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी, जो हमारी हेल्थ में एक हर्डल बनती है। और वो थे हमारे दिल और दिमाग के नेगेटिव इमोशन। ऐसे नेगेटिव चीजें, ऐसा बोझ जो हमने अपने दिलो दिमाग पर बरसों से रखा हुआ था, तो उनको दूर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो भी कैसे दूर किए जाते हैं वो हम पिछले सेशन में देख चुके हैं। आज इस सेशन में मैं आपको फिर से एक ऐसा पॉइंट बता रही हूं, जो अगर हमें हमारी लाइफ से मिस होगा, अगर हमारी लाइफ में से वो मिसिंग होगा, तो हम अपने हेल्थ को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो वो क्या है? तो वो मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद समझेंगे कि वो क्या है। एक स्टोरी सुनिए, स्टोरी नहीं है, रियल इंसिडेंट है। याद है आपको, पिछले बार मैंने एक साउथ इंडिया में एक आश्रम था, उसकी एक रियल स्टोरी सुनाई थी। तो वहीं पे वहीं की एक बात है। तो वहां पे एक लेडी आई थी, वही लाइफ स्टाइल क्रॉनिक डिजीज से वो सफर कर रही थी। और उस तरह की कई डिजीजेस उस आश्रम में बहुत आसानी से क्योर हो चुकी थी। जब वो लेडी उस आश्रम में आई, उन्होंने अपने सारे ट्रीटमेंट लिए, अपनी सात्विक लाइफ स्टाइल अपनाई, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया, अपने प्राणायाम, आसन, जितनी भी क्रियाएं थी, जितने भी उनके उपचार थे, प्राकृतिक उपचार, वो सभी उसने लेने शुरू कर दिए। लेकिन 2 महीने बाद भी उसकी हेल्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो वो जो वहां के आश्रम के जो मेन गुरु थे, वो एक बार उनके साथ बैठे। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है तुम्हारी, इतनी सारी तुम सब काम कर रही हो और सब रिलीजियसली फॉलो कर रही हो, फिर भी तुम्हारी लाइफ में, उसने गुरुजी से पूछा कि मेरा गुरुजी कोई भी चेंज क्यों नहीं आ रहा है, क्यों मुझे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, जबकि बाकी सभी लोग, मेरे बाद में जो लोग आए वो भी यहाँ से ठीक होके चले गए हैं, और मेरी तो इतनी डिजीजेस भी नहीं है, लेकिन जो है वो भी क्योर नहीं हो रही है। तो इसका क्या रीजन है, आप प्लीज मुझे बताइए। तो गुरुजी ने एक पल को सोचा। फिर गुरुजी ने उनसे कहा, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जब आप यहां से ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक जब हो जाएंगी, तो आप जाके क्या करेंगी? तो वो लेडी बिल्कुल चुप हो गई। तो उस लेडी ने कहा, मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं, पहले मैं ठीक तो हूं, मुझे तो ये कुछ भी नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे तो अभी बस ये याद रखा है कि मैं कैसे ठीक हो जाऊं। तो गुरुजी ने कहा, बस यही एक प्रॉब्लम है, आपको ये पता ही नहीं है कि आपको लाइफ में करना क्या है। सोचो कि आपको लाइफ में क्या करना है। बोलती है, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अभी सच में कुछ भी नहीं सूझ रहा कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तो गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी को काफी टाइम का अनुभव था इन चीजों का। उन्होंने कहा, ठीक है, आपको नहीं पता, मैं बताता हूं आपका क्या पर्पस है, और आप खुद ही रियलाइज करेंगी कि आपका क्या पर्पस है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। तो उस लेडी ने अपनी आंखें बंद की। गुरुजी ने कहा, अब आप अपने बचपन में जाइए और याद कीजिए उन मोमेंट्स को जिनको आप सबसे ज्यादा एंजॉय करती थी, जिसमें आप सबसे ज्यादा खुश रहती थी। तो उस लेडी ने थोड़ी देर आंखें बंद की, अपने बचपन को विजुअलाइज किया, और फिर उसने जब देखा कि मेरी बचपन में मैं क्या क्या करती थी, किस किस चीज से मुझे गुस्सा आता था, किस किस चीज से मुझे अच्छा लगता था, उसने पूरा अपना बचपन एक तरह से पिक्चर की तरह उसके सामने चल रहा है, चलचित्र की तरह पूरा बचपन उसके सामने क्लियर था। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। फिर उसने गुरुजी को बताया कि मुझे सबसे ज्यादा मजा बचपन में पेंटिंग करने में आता था। जब मैं कलर्स भरती थी किसी फिगर में, या मैं अपनी मर्जी से कोई फिगर बनाती थी, फिर उसको अपने मन पसंद रंगों में रंगती थी, तो मुझे पूरी दुनिया रंगीन नजर आती थी। और ये बोलते वक्त सच में उसके चेहरे पे जो कामनेस थी, जो खुशी थी, वो इन दिनों में गुरुजी ने कभी भी उसके चेहरे पे नहीं देखी थी। यानी कि वो सारे रंग उसके चेहरे पे उभर आए थे जो वो पेंटिंग्स में बनाया करती थी। तो गुरुजी ने कहा, बस अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कल ही अपना सामान पैक करो, अपने घर जाओ,
और ये जो तुम्हारे रंग भरने की कला है, ये जो तुम्हारा पैशन है, ये जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जो तुम्हें सुकून देती है, जो तुम्हें खुश करती है, जो तुम्हारे जीवन को रंगों से भरती है, तुम वो काम शुरू कर दो। ये सब चीजें फॉलो करो, क्योंकि ये तो अब तुम्हें पता ही है कि क्या क्या करना है। ये सब फॉलो करते हुए सबसे बड़ा काम जो तुम करोगी वो क्या करोगी? अपने घर जाके अपना ये काम, रंग करने का काम, पेंटिंग का काम तुम शुरू करो। तो उसने कहा, उसको आश्चर्य तो हुआ कि इससे क्या होने वाला है, बट उसने गुरुजी की बात मानी और वो अपने घर गई। और उसने अपना पैशन जो पेंटिंग था वो फिर से शुरू कर दिया। रोज नया बाहर खड़ी हो जाती थी, सूर्योदय की तस्वीर बनाती, सूर्यास्त की तस्वीर बनाती, अपने घर में जगह जगह की तस्वीरें बनाती, कभी पार्क में चली जाती, वहां तस्वीरें बनाती, कभी बच्चों को खेलते हुए देखती, उनकी तस्वीरें बनाती, उनमें मन चाहे रंग भरती। इस तरह से 2 महीने निकल गए। एक बार फिर वो गुरुजी ने उससे बुलाया, अपने आश्रम में फिर से बुलाया कि अब आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जब वो आश्रम गई तो वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। गुरुजी ने कहा, कहो कैसी है तुम्हारी सारी डिजीजेस? उसने कहा, कौन सी डिजीजेस? वो तो कब की जा चुकी हैं। और अब तो मुझे इतना हेल्दी ही नहीं फील होता, मुझे अंदर से एनर्जेटिक फील होता है। मुझे ऐसा लगता है मुझे रोज आज ये पेंट करना है, आज मुझे ये पेंट करना है। रंग जो है वो मेरी दुनिया में चारों तरफ बिखर गए हैं। तो गुरुजी ने कहा, बस तुम्हारी लाइफ में सिर्फ इसी चीज की कमी थी। किस चीज की? तुम्हें अपना पर्पस ध्यान नहीं रहा था लाइफ का, कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है। यस, आपने बिल्कुल सही समझा। जिस चीज की मैं बात कर रही हूं, जो हमारी हेल्दी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है आपकी लाइफ में कोई लक्ष्य होना, कोई गोल होना, कोई पर्पस होना। क्योंकि बिना लक्ष्य के हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल वेग होती है। हमारी लाइफ में जब तक कोई लक्ष्य नहीं होता, तब तक हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में जी ही नहीं सकते। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब भी आप सुबह उठें, एक पर्पस क्लियर आपके सामने होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ, मुझे प्यास बहुत लगती है। आपने नोट किया होगा, मैं बहुत पानी पीती हूँ, और बोलते वक्त तो और भी ज्यादा लगती है। वैसे पानी पीना अच्छी बात भी है, पानी पीना भी चाहिए, लेकिन मुझे सर्दियों में भी बहुत प्यास लगती है। आई डोंट नो व्हाई। तो चलिए, कौन सा फैक्ट मैं आपको बता रही थी? जी हाँ, याद आ गया। मैं आपको बता रही थी ब्लू जोन के बारे में। क्या आप में से किसी ने ब्लू जोन्स का नाम सुना है? अगर आपने सुना है तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कई लोगों की बहुत पढ़ने की और कई चीजें देखने की आदत होती है, तो उन लोगों ने शायद सुना हो। बताएं अगर आपने सुना है तो। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ ब्लू जोन्स क्या है। हमारे पूरे वर्ल्ड में 5 ऐसी जगह हैं जिनको ब्लू जोन्स कहा जाता है। पहले ये बताती हूँ ये जगह कौन सी है, और फिर बताऊंगी कि इन्हें ब्लू जोन क्यों कहा जाता है। तो ये जगह है, सबसे पहली जगह है जापान में ओकिनावा। दूसरी जगह है इटली में सर्डिनिया। तीसरी जगह है कैलिफोर्निया में लोमालेंडा। चौथी है ग्रीस में इकैरिया। और पांचवी है कोस्टा रिका रिका में निकागो। तो अब नाम तो भले ही आपको याद हो या ना हो, मुझे भी याद नहीं है, इट्स ओके। मेन चीज ये है कि ये ब्लू जोन है क्या। तो देखिए, ये ब्लू जोन वो जगह है जहां लोगों को की जो लाइफ है वो कम से कम 90 साल, और ज्यादा से ज्यादा 100 से भी ज्यादा साल तक वो जीवित रहते हैं। यानी कि लाइफ स्पैन जो है वो लोगों का बहुत ज्यादा है। और ना सिर्फ लाइफ स्पैन ज्यादा है, बल्कि वो अपनी लास्ट डेज तक एक हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ जीते हैं। यानी कि 90 और 100 साल के लोग भी पूरी तरह एक्टिव होते हैं। तो अब ऐसा क्या है यहाँ पे कि ये इन लोगों का लाइफ स्पैन नॉट ओनली एक या दो का, बल्कि वहां पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल का लाइफ स्पैन जो है वो 90 ईयर्स से ज्यादा है।
तो जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया कि इन ब्लू जोन्स में क्या चीज कॉमन है, तो क्या क्या चीजें कॉमन निकल के आई, वो मैं आपको बताती हूँ। तो कुछ चीजें तो वही है जो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, वहां के लोग 80% रूल को फॉलो करते हैं। अब ये 80% रूल क्या है? 80% रूल है कि जब हम खाना खाते हैं तो अपने स्टमक को 80% ही फुल करते हैं। जहां आपको एक चपाती की, दो चपाती की भूख है, आप एक या डेढ़ चपाती पे रुक जाते हैं। अब तो ये तो बात हो गई कि हमें अपनी भूख से कम खाना चाहिए। हमारे पूर्वज भी कहते थे और हम भी हमेशा कहते हैं कि भूख से थोड़ा कम खाएं। अब ऐसा मुश्किल होता है, हम क्या होता है मोस्टली ओवर ईट कर जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम भूख से कम खाएं? तो दूसरी हैबिट जो उन लोगों की है वो है, वो बहुत ही धीरे धीरे खाना खाते हैं। आजकल जो हमारी लाइफ स्टाइल है ना, हम सबसे कम काम जो टाइम जो है वो खाने को देते हैं। जल्दी जल्दी खाना प्लेट में आया, जल्दी से खाया, और किसी की बस निकल रही है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कोई दूसरा काम करना है, तो खाने के लिए हम सबसे कम टाइम डिवोट करते हैं। अब क्या होता है जब हम धीरे धीरे खाते हैं? हमारे पूर्वज भी कहते थे कि खाने को 32 बार चबाना चाहिए। इसका लॉजिक यही है कि हमें खाना धीरे खाना चाहिए। अब इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है वो सुनिए। होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो हॉर्मोन्स हमें ये बताते हैं कि अब हम फुल हो गए हैं या हमें खाने का आनंद आ रहा है, उसको हमारे मुंह से, वो पहले स्टमक में जाता है, फिर वहां से रियलाइजेशन होता है ब्रेन में। एंड दिस प्रोसेस विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगता है। तो जब हम धीरे धीरे खाना खाते हैं तो ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहता है और हमारे ब्रेन को ये संदेश मिलता रहता है कि मैं खाने को इंजॉय कर रहा हूं, मेरा पेट भरता जा रहा है। और अगर हम जल्दी जल्दी 5 मिनट में खाना खत्म करते हैं तो ये संदेश हमारे ब्रेन को नहीं मिलता है और आप ओवर ईट करे जाते हैं। आपने 4-5 फुलके खा लिए तो भी आपकी भूख नहीं मिटी। क्यों? क्योंकि आपके जो सिक्रीशन थे वो ब्रेन तक पहुंचे ही नहीं, आपने टाइम ही नहीं दिया। तो दूसरी चीज ये है कि हमें 80% खाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। एक ग्रास को आपको कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। इसका मतलब यही है कि स्लो ईटिंग। तो दूसरा काम ये करते हैं वहां के लोग। तीसरा काम, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को पूरी तरह मूव करते हैं। वो हमने एक सेशन में देख लिया था, मूवमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। तो वो एक्सरसाइज भी खूब करते हैं और दिन भर अपने कामों को चल के दौड़ के पूरा करते हैं। नेक्स्ट चीज वो करते हैं कि उनकी डाइट जो होती है वो प्लांट बेस्ड होती है मोस्टली। होलसम फूड वो खाते हैं, प्लांट बेस्ड फूड वो खाते हैं। इसकी भी हम बात कर चुके हैं कि हमें प्लांट बेस्ड फ्रूट्स खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, ग्रेन्स खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए, लोकल खाना चाहिए, सीजनल खाना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था, ईट लोकल थिंक ग्लोबल। तो यही काम वो ब्लू जोन वाले लोग करते हैं और यही काम हमें करना है, क्योंकि हमें अपने जोन को अब ब्लू जोन बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट काम वो करते हैं कि वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल होते हैं। वो अपने धर्म में बिलीव करते हैं, वो ये मानते हैं कि एक परम शक्ति है। स्पिरिचुअल होते हैं। देखिए, रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना न सिर्फ हमें कामनेस देता है, बल्कि हमें कई ऐसे काम करने से रोक देता है जो हमें लगता है कि ये गलत है, जिससे ये हो सकता है कि हम किसी का अहित कर दें। जैसे कि हम अगर चलते हैं तो भी ये ध्यान रखते हैं कि कोई चींटी हमारे पैर के नीचे ना आ जाए। तो ये क्या है? ये हमारा रिलीजियस नेचर या स्पिरिचुअलिटी ही है। तो ये भी हमें फॉलो करना चाहिए। ये ब्लू जोन के लोग जो है वो फॉलो करते हैं। फिर आता है आपका कि वहां पे ओल्डर लोग और यंगर लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। क्यों? ऐसा करने से क्या होता है? देखिए, क्या होता है ना कि यंग लोगों में एक अलग तरह की एनर्जी होती है और ओल्ड लोगों में अनुभव होता है। मान लीजिए आज मैं किसी कारण से दुखी हूं और मैंने जाके अपने घर के बुजुर्ग के पास बैठी, उन्होंने पूछा क्या हुआ, आज इतना उदास क्यों हो, आज हंस क्यों नहीं रही है? तो मैं उनको बताऊंगी आज मेरे साथ ये हो गया, और तो वो अपने अनुभव से मुझे बताएंगे ऐसा तो सबके साथ होता है, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा हो गया तो ठीक हो जाएगा। लाइफ इज लाइक एन ईसीजी, चलती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज दुख है तो कल सुख होगा, दुख के बाद ही सुख की असली पहचान होगी, और मेरा मूड बिल्कुल लाइट अप हो जाता है।
या कभी हमारे बुजुर्ग थोड़ा डल फील करते हैं, थोड़ा लेस एनर्जेटिक फील करते हैं, तो खेलते खेलते बच्चे उनके पास आते हैं, चलो आज खेलने चलते हैं, चलो आज घूमने चलते हैं। ना चाहते हुए भी वो उनके साथ जाते हैं, और वो उनकी जो डलनेस है वो दूर हो जाती है। तो दोनों को फायदा मिला। यंगर जनरेशन को उनके अनुभवों का फायदा मिला, और ओल्डर जनरेशन को उनसे एनर्जी मिली। तो इस तरह से यंगर और ओल्डर जनरेशन ब्लू जोन्स में मिल के रहते हैं। तो इसी तरह हमें भी अपने बुजुर्गों के साथ भी टाइम बिताना चाहिए, और यंगर जनरेशन के साथ भी टाइम बिताना चाहिए। यानी कि हमारी विसिनिटी में सभी तरह के लोग होने चाहिए, ना सिर्फ अपने हम उम्र, बल्कि अपने से छोटे और अपने से बड़े, सभी को हमें अपने सर्कल में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट ब्लू जोन के जो लोग हैं, उनका है हेल्दी सोशल बिहेवियर। उसमें एक चीज तो मैं बता ही चुकी हूँ, उसके अलावा वो मिलने जुलने में बहुत यकीन करते हैं, और खूब धड़ल्ले से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खूब मिलते हैं। उनका बहुत बड़ा सर्कल होता है, लोगों को इनवाइट करते हैं, खुद जाते हैं, तो एक सोशल सर्कल डेवलप करते हैं। फिर दे गेट इनफ स्लीप, दे स्लीप लाइक अ बेबी। तो हमें भी अच्छी गहरी वाली नींद लेनी चाहिए। नींद जो होती है वो हमें हर तरह के तकलीफ, दुख, परेशानियों से मुक्त कर देती है। तो जितनी देर आप नींद लेते हैं, आपकी बॉडी सबसे सबसे कूल और काम स्टेज में होती है। तो हम ये कूल और काम स्टेज क्यों मिस करें? तो हमें भरपूर नींद लेनी चाहिए, जैसे ब्लू जोन वाले लोग लेते हैं। अब ये सब तो चीजें चलो ठीक है, ये हमें भी पता है हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। इसके अलावा जो काम ब्लू जोन के लोग करते हैं, वो क्या करते हैं? वहां पे रिटायरमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। वहां लोग रिटायर नहीं होते। हर एज तक, अपने लास्ट डे तक लोग काम करते रहते हैं, और यही काम जो है, यही उनकी लाइफ का पर्पस होता है। आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे इस काम को कंप्लीट करना है। आगे के चार काम लाइन अप रखते हैं। तो उनमें रिटायरमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं होता। देखिए होता क्या है, आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस की होगी, जब लोग रिटायर होते हैं तो क्या होता है कि वो बिल्कुल एक एक्टिव लाइफ स्टाइल से बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं। उन्हें लगता है अब ऑफिस तो जाना नहीं है, क्या करना है जल्दी उठ के, क्या करना है जल्दी नहा धो के, क्या करना है तैयार होके बैठ के, क्यों नए कपड़े पहन के मैं बैठ रहा हूँ, कौन आने वाला है, मुझे कहाँ जाने वाला है। बस यही चीज जो है वो आपको अपने पर्पस से दूर करती है। आपको कभी भी रिटायर नहीं होना है। अपनी लाइफ का हमेशा एक पर्पस रखना है, और उस पर्पस के साथ आपको मॉर्निंग में उठना है। आपका, अगर ये जरूरी नहीं है कि पैसा कमाना ही हमारी लाइफ का पर्पस है। आपने पैसा कमा लिया, इनफ कमा लिया, लेकिन अब और भी कई काम हैं जो आप कर सकते हैं। आप सर्विस कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, आप लोगों को कुछ सिखा सकते हैं, अपने अनुभवों का ज्ञान लोगों को दे सकते हैं। पर्पस ढूंढना आपको पड़ेगा। एक पर्पस ढूंढेंगे, आपको 100 पर्पस सामने नजर आ जाएंगे। तो हमेशा सुबह एक पर्पस के साथ उठिए, जैसा कि ब्लू जोन के लोग करते हैं। तो ब्लू जोन के लोग जो हैं, वो आपका, ये अब देखिए, अगर आपका मान लीजिए कि कोई पर्पस नहीं है, अगर हम सुबह उठते हैं और मेरे पास कुछ करने का दिशा नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो चाहे मैं 17 की हूं या 70 की, मेरी लाइफ अनहेल्दी और विदाउट एनर्जी रहने वाली है। ये फैक्ट है। और अगर मेरी लाइफ में पर्पस है, तो भले ही मैं 70 की हूं या 90 की, मेरी लाइफ एक्टिव ही होने वाली है। वो आपने सुना है ना, 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान, वो बिल्कुल सही है। जवान 60 साल के, एज इज जस्ट अ नंबर, जो शालिनी जी भी कई बार बताती हैं। तो ये फैक्ट है, एज एज इज जस्ट अ नंबर। आप अपने आप को जितना ओल्ड समझते हैं, आप उतने ही ओल्ड रहेंगे। अगर मैं समझती हूँ मैं यंग हूं, मैं 16 साल की हूं, मैं 16 साल की तरह ही काम करूंगी, बट मेरी लाइफ का पर्पस होना चाहिए। तो ये है आपका नया फैक्ट, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही थी, कि आपको अपनी लाइफ पर्पसफुली जीनी है। ठीक है। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि ये पर्पस है क्या? क्या होता है लक्ष्य, क्या होता है गोल, क्या होता है पर्पस? तो पर्पस जो है वो दो टर्म्स से मिलके बना होता है। एक तो है स्वधर्म। अब ये स्वधर्म क्या है?
स्वधर्म है हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ। देखिए, हम सभी एक आंतरिक शक्ति के साथ पैदा हुए हैं। हम सब में कुछ इनबॉर्न टैलेंट्स होते हैं। कुछ लोग अच्छे चित्रकार होते हैं, वो उनमें शुरू से टैलेंट होता है, कोई नहीं भी सिखाए तो भी वो अच्छी ही ड्राइंग बनाएंगे। कुछ लोगों का दिमाग साइंटिफिक वे में चलता है, जैसे आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन ने इतनी सारी खोज की। एपीजे अब्दुल कलाम है। तो कुछ साइंटिस्ट है, रमन है। तो ये सब साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना पर्पस देखा कि मेरा जो इनेट स्ट्रेंथ है वो क्या है, खोज की, आविष्कार की, और ये उस डायरेक्शन में गए। सिंगर्स होते हैं, उनमें जन्म से अच्छी आवाज होती है, सुरों की पहचान होती है। जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उनमें उसका गुण होता है। कुकिंग कुछ लोग इतनी अच्छी करते हैं कि वो अगर रैंडमली भी कुछ भी डाल देंगे तो वो उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। तो इस तरह से हम सभी में कोई ना कोई, कोई बहुत तेज भागता है, कुछ में खेलने की बहुत ज्यादा पावर होती है, कुछ में पोइट्री करने की पावर होती है, कुछ में लिखने की बहुत अच्छी पावर होती है, कुछ में योगा करने की, अपने शरीर को डिफरेंट आसन्स में ढालने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है। इनबॉर्न प्रवृत्ति है। ये बिना किसी के सिखाने से पॉलिश और होती है, बट ये उनमें जन्मजात है। तो ये कहलाती है आपकी इन्नेट स्ट्रेंथ, जो आपको जन्म से मिली है, गिफ्टेड है। तो हमें क्या करना है, अपनी इन्नेट स्ट्रेंथ को पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ का पर्पस हमें बनाना है। एक, जैसे मैंने आपको जो पहले स्टोरी सुनाई थी, वहां पे गुरु जी ने उस लेडी को अपना पर्पस बताया कि पेंटिंग उसका पर्पस है। इसी तरह से हम में से 80% लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर की स्ट्रेंथ क्या है। मान लीजिए कि मेरा शौक तो है पोइट्री का, लिखने का, लेकिन मैंने क्या किया, साइंस ले ली और साइंस में लेके मैं डॉक्टर बन गई या इंजीनियर बन गई। मैं वो काम कर रही हूँ, मैं पैसा भी कमा रही हूँ, लेकिन उस काम में मुझे जरा भी सुकून नहीं मिल रहा है। तो वो क्या चीज है, मैं पर्पसफुल लाइफ नहीं जी रही हूँ। मेरा पर्पस कुछ और था, लेकिन मैंने चूज कुछ और किया। तो जहां तक हो सके अपनी इन्नेट स्ट्रेंथ को पहचान के अपना पर्पस आपको निश्चित करना है। अगर किसी कारण से हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो हमारा इन्नेट स्ट्रेंथ है, कोई और काम भी कर रहे हैं एज अ प्रोफेशन, बट स्टिल आपको अपनी इन्नेट स्ट्रेंथ वाले जो गुण हैं उसको डेवलप करने के लिए कुछ टाइम जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि आपको आत्मिक शांति वही काम देगा। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरा जो पैशन है वो है राइटिंग, और मुझे लिखने में सुकून मिलता है, लेकिन मुझे काम मिल गया बैंक में करने का। अब आप सोचिए कि मैं जो आर्टिस्टिक माइंड की हूं, जो हमेशा इमेजिनेशन में रहता है, वो नंबर्स के साथ जब खेल रहा है, तो सोचिए कि उसके दिमाग की क्या हालत होगी। स्ट्रेस होगा। हम क्या करेंगे कि हमें फ्रस्ट्रेशन होगा। क्या किया है मैंने जिंदगी में, मैंने मतलब मैंने ना तो किसी के लिए कुछ किया, ना मैं खुद के लिए कुछ कर पाई हूं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपके अंदर स्ट्रेस डेवलप करेगा, और आपकी जो प्राण शक्ति है वो पूरी उस स्ट्रेंथ को ओवरकम करने में लग जाएगी, और वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देगा, और आपकी जो लाइफ है वो हेल्दी नहीं रह पाएगी। तो देखा आपने। यस, वेरी, बिल्कुल सही कहा राजेश जी, कि कुछ लोग सच में बहुत अच्छा काम करते हैं पूरे, लेकिन रिटायर होने के बाद वो उसको छोड़ देते हैं। तो देखिए, अगर आपका पैशन है वो काम, तो आप उस काम को किसी भी तरह से कर सकते हैं, आप उसको सिखा सकते हैं, अपना फायदा किसी को दे सकते हैं। और अगर आपका कोई और पैशन है, तो रिटायरमेंट के पास आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने पैशन को फुलफिल कर सकें। अगर आप चित्रकार हैं, आप चित्र चित्र बना सकते हैं, चित्रकारी कर सकते हैं। अगर आपको खाना बनाने का शौक है, अब आप खाना बना सकते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव इनफ टाइम। पहले आपके पास टाइम की शॉर्टेज थी, अब आपके पास बहुत टाइम है। आप अपने सारे हैबिट्स को आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है आपकी खुद की इनर स्ट्रेंथ। अब देखिए, होता क्या है ना, कि एक आपने वो भी सुना होगा कि अगर मछली अपनी एबिलिटी पेड़ पर चढ़ने से कैलकुलेट करने लगेगी तो वो हमेशा फिसड्डी ही कहलाएगी।
वो स्विमिंग करने के लिए बनी है, वो पानी में रहने के लिए बनी है। इसी तरह से अगर मैं म्यूजिशियन हूं, मेरा गाने में इंटरेस्ट है, और मुझे ऑपरेशन करने के लिए कह दिया जाए, तो सोच सकते हो कि मेरी क्या हालत होगी। तो यही है कि अपनी इन्नेट स्ट्रेंथ को पहचान के हमें अपनी लाइफ का पर्पस बनाना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। यस, जरूर राजेश जी, जरूर मैं शेयर करूंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, और आप खुद भी सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी करने के लिए। तो चलिए, आप, ये एक तो हो गया स्वधर्म जो हमारी इन्नेट स्ट्रेंथ है जिसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब एक होता है परधर्म। तो देखिए, दो चीजें होती है, एक तो हम खुद के लिए काम करते हैं और एक हम दूसरे के लिए काम करते हैं। तो जब हम खुद के लिए काम करते हैं वो है हमारा स्वधर्म, और उसमें आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहते हैं। और एक होता है परधर्म, जब हम किसी और के लिए काम करते हैं, जैसे कि जो सर्विसेज होती हैं, नौकरियां क्या है, ये परधर्म है। हम किसी और के लिए काम करते हैं, वहां पे ना तो हम अपना सब कुछ बता पाते हैं, हमें जो भी करना होता है एक इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत करना होता है। कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं कि स्वधर्म में गिरना भी अच्छा है, लेकिन पर धर्म में मिली हुई सक्सेस भी कोई मायने नहीं रखती है। तो हमें हमेशा स्वधर्म को फॉलो करना चाहिए जहां तक हो सके, पर धर्म के तुलना में। तो ये तो आपकी पहली चीज हो गई पर्पस की, कि आपको अपनी इन्नेट स्ट्रेंथ स्वधर्म को समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपना पर्पस निर्धारित करना है और उस पर्पस को फुलफिल करने की दिशा में काम करना है। दूसरा है सेवा, सर्विस। अब देखिए, जो भी हम काम करते हैं वो तीन तरीके से करते हैं। एक तो उस काम से हमारा फायदा होता है, वो तो हम सभी करते हैं कि ठीक है, हम कमा रहे हैं, हमें मॉनिटरी फायदा मिल रहा है, हमारी फैमिली का भरण पोषण हो रहा है, तो मैं और मेरा परिवार, वो तो हमेशा ही हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में रहते हैं। लेकिन ये तो हो गया पहला, यहाँ पे अपना स्वार्थी भाव आ जाता है, हम यहाँ पे स्वार्थी बन जाते हैं। दूसरा होता है कि ठीक है, मैं अपना तो और अपना अपना परिवार का तो कर ही रहा हूँ, साथ में मैं और भी लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरे नेबर्स हैं, या मेरे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका भी मैं काम करता हूँ। तो ये मेरी सेवा का दायरा थोड़ा सा बढ़ा, मेरा थोड़ा सा भाव निस्वार्थ हुआ। तीसरा आता है बिल्कुल निस्वार्थ भाव, जहां मैं एक कम्युनिटी, एक बड़े सर्कल के हित की बात सोचता हूँ। जितने भी हमारे पुराने संत हुए हैं, नेता हुए हैं, जैसे आपका पतंजलि ने योग सूत्र दिया, पूरी दुनिया के आज योग काम आ रहा है। विवेकानंद ने हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में पहुंचाया, सर्वधर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया, और सब जगह तो ये क्या किया उन्होंने, एक पर्पस था उनका कि मैं हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में पहुंचाऊं, इसकी जो अच्छाइयां हैं उससे लोगों को अवगत कराऊं। महात्मा गांधी की लाइफ का पर्पस भी क्या था, कि मुझे देश को अंग्रेजों से आजाद करवाना है। इसी तरह से आज भी कई लोग बहुत ही पर्पसफुल लाइफ जीते हैं, और इस पर्पस में जब सर्विस शामिल हो जाती है, तो इन्नेट स्ट्रेंथ और सर्विस मिलके हमारी लाइफ को एक प्रॉपर पर्पस देते हैं, जो कि हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। द डिफिकल्ट थिंग, बट इफ वी स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। बिल्कुल ज्योत्सना जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सबसे बड़ी चीज है विल पावर। विल पावर से देखिए, कैंसर जैसी डिजीजेस जिसको हम ये मानते हैं कि वो असाध्य है, वो भी साध्य हो जाती हैं, और लोग उससे भी लड़ जाते हैं। तो मेन चीज ये है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, हमारी बॉडी में इतनी इमेंस पावर है जिससे हम किसी भी डिजीज को ओवरकम कर सकते हैं। वो है हमारी प्राण शक्ति, जो हमको मदर नेचर ने दी है। हम सबकी बॉडी में वो शक्ति है, बस पहचानने की जरूरत है, विल पावर की जरूरत है। आपको ये विश्वास रखना होगा कि हाँ, हम में वो शक्ति है जो हमें अपने आप हील करती है। आप डॉक्टर डॉक्टर के पास ना भी जाएं, 4-5 दिन में आपका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। कौन करता है? आपके अंदर डॉक्टर है, आपकी प्राण शक्ति है, जो आपको हील कर देगी। बस ये है कि आपको लगता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और दवा ले लेते हैं। लेकिन जहां तक हो सके, छोटी मोटी मौसमी बीमारियों में, देखिए हमारी बॉडी को पता है कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, खांसी है, जुकाम है, थोड़ी हरारत है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, तो वो ठीक हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपने नेचुरल चीजों को ही यूज में लेता है। ऑल्सो लेट्स नॉट गेट बॉदर्ड दैट
बिल्कुल। ये तो सबसे बड़ी बात है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमें सोचना ही नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं ना, हम कुछ भी करते हैं, कोई नहीं कहता कुछ उनको। इसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। आपको मन हो रहा है रेन में डांस करने का, आप डांस कीजिए। कोई कुछ देख रहा है कर रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, वो भी डांस कर लेगा। उसको भी बोलो तुम भी कर लो। कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं सुनता। बल्कि मैं सच बता रही हूँ, आजकल लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रेस है कि उन्हें मजा आता है लोगों को खुश देख के। और जब कोई हंसता है ना, तो आप देखिए आपके अंदर अपने आप एक स्माइल आ जाती है। तो हमें अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है, दूसरों की लाइफ को पॉजिटिव बनाना है, हर तरफ लाइफ में पर्पस फैलाना है, पॉजिटिविटी फैलानी है। तो आज हमने एक बहुत ही नई चीज हमने सीख ली है कि लाइफ को पर्पसफुली कैसे जीते हैं। अब एक छोटी सी आपको एक एक्टिविटी देती हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ पर्पसफुल है या नहीं है। छोटा सा यस और नो का आंसर है, आप दीजिए। तो सबसे पहली चीज है कि आप सुबह उठते हैं तो कोई गोल होता है आपकी लाइफ में? सिर्फ हाँ या ना लिख लीजिएगा अपने पास में बस, कि कोई गोल होता है कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे यहाँ पे जाना है, या मुझे आज ये पेंटिंग बनानी है, या मुझे आज ये डिश बनानी है, या मुझे एक नया गाना सीखना है, आज मुझे सूर्य नमस्कार का ये वाला आसन में परफेक्ट होना है, या मुझे आज सितार की ये धुन सीखनी है, कोई भी पर्पस, या मुझे आज एक पोइट्री लिखनी है, या मैं आज एक कहानी लिखना शुरू करूंगा। एनी पर्पस। अगर आप सुबह एक पर्पस के साथ उठते हैं तो यस करिए, और नहीं उठते हैं तो क्रॉस कर दीजिए। चलिए सेकंड चीज पे आते हैं। आप काम करते वक्त वीकेंड्स पे जब काम नहीं करना होता है उसका इंतजार करते हैं, या आप मंडेज का इंतजार करते हैं जब काम करना होता है? तो अगर आप वीकेंड्स का इंतजार करते हैं तो क्रॉस कर दीजिए, और अगर आप मंडेज का इंतजार करते हैं जहां आपको काम करना है तो आप उसको टिक कर दीजिए। सच में कई काम करने में बहुत खुशी मिलती है। जैसे कि कई बार हम कुछ क्लासेस ज्वाइन करते हैं और हमें इतना अच्छा लगता है कि अगर सैटरडे संडे उन क्लासेस की छुट्टी होती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। जैसे वेलनेस चौपाल में भी सुबह योगा के कार्यक्रम नहीं होते हैं, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो आप अगर उसको मिस करते हैं, आपका कुछ ऐसा होता है, तो अगर आप अपने फ्राइडेज और सैटरडेज का इंतजार करते हैं तो क्रॉस लगा दीजिए। और अगर आप मंडेज का इंतजार करते हैं कि कब मंडे आए और कब हमारा सेशन वापस शुरू हो, तो आप टिक कर दीजिए। नेक्स्ट है कि आपको पूरा दिन काम करना एक दिन बोझिल लगता है, अरे कब ये दिन खत्म होगा, कब रेस्ट करेंगे, या आप एनर्जी से अपना काम करते हैं? अगर आप एनर्जी से अपना काम करते हैं टिक करिए, अगर आपको बोझिल लगता है, लंबा लगता है, आप बोर हो रहे हैं, क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको उसका एक अमाउंट मिल रहा है या कुछ मिल रहा है, अगर आपको ज्यादा पैसे ऑफर होके कोई चीज मिल रही है, कोई दूसरा काम मिल रहा है, और आप उस काम को छोड़ के उस काम को ले लेते हैं, तो अगर ऐसा है तो आप क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। और अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको कोई दूसरा काम ऑफर करता है, भले ही वो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट के साथ, बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट के साथ आपको प्लस होके पैसा मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं नहीं, मैं तो मेरा यही काम करूंगा, मुझे तो यही काम पसंद है, तो टिक करिए और दूसरे में आप रॉन्ग कर दीजिए। नेक्स्ट लेते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे मैं दुनिया को कोई कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मेरी लाइफ का एक पर्पस है, मैं कुछ लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं, मैं दुनिया के लिए कुछ कर पा रहा हूं, जो भी मैं काम कर रहा हूं, अगर ऐसा है तो टिक कर दीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए कि आपके राइट ज्यादा है या रॉन्ग ज्यादा है। अगर आपके राइट ज्यादा है, यानी कि आप एक पर्पसफुल लाइफ जी रहे हैं, कीप गोइंग, अपने पर्पस को बरकरार रखिए। और अगर आपके क्रॉस ज्यादा है तो डोंट वरी, अपनी लाइफ में पर्पस क्रिएट कीजिए, एक लक्ष्य बनाइए। आप सबसे पहला काम कीजिए, आप अपनी इनेट स्ट्रेंथ को पहचानिए, क्या करने में आपको मजा आता है, आपकी क्या एबिलिटीज हैं, और फिर उन एबिलिटीज को अपने अंदर डेवलप कीजिए, उसका फुलफिलमेंट कीजिए। देखिएगा आपको खुद को अपने अंदर बहुत अच्छा फील होगा। और फिर अपना एक पर्पस बनाइए, पहले स्वधर्म करिए, यानी कि अपनी नेट स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करिए, और फिर उससे सोसाइटी को कैसे हेल्प मिल सकती है उस दिशा में काम कीजिए। तो इस तरह से हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल में एक और चीज ऐड हो गई है, लिव अ
पर्पसफुल लाइफ। तो जब भी, यस बिल्कुल, एज इज नो बार। एज तो है ही नहीं, एज नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। हम सब 16+ हमारा एक्सपीरियंस है। और मैं एक बात बताती हूँ आपको, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, लाइक मैंने भी अभी अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट किया है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मुझे लगता है कि अगर जो चीज मुझे अब रियलाइज हुई है, अगर वो 10 या 20 साल पहले रियलाइज हो जाती, तो शायद मैं अपनी लाइफ को और भी ज्यादा अच्छे से जी पाती। बट इट्स ओके, जो हो गया वो हो गया। उस वक्त शायद मेच्योरिटी नहीं थी, लेकिन अब मेच्योरिटी आ गई है। अब मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ को किस तरह से जीना है, सिर्फ पॉजिटिविटी रखनी है। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, प्लस माइनस पॉइंट आते रहेंगे। ना हमें पुराना सोचना है, ना हमें आगे का सोचना है। हमें सिर्फ आज में अपनी लाइफ जीनी है, अपनी लाइफ का एक पर्पस रखना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, और जितना हो सके लोगों की हेल्प करनी है, और हमेशा हंसते रह के अपना दिन शुरू करना है, एक पर्पस के साथ अपना दिन शुरू करना है। कैन वी सेट अ चैलेंज हियर दैट ऑल ऑफ अस एड वन न्यू। वेरी नाइस ज्योत्सना जी, आपने मेरा नेक्स्ट टॉपिक ले ही लिया। नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही था कि आज का जो मैं आपको टास्क दे रही हूं, वो यही है कि आज 15 मिनट्स के लिए आप सभी अपना स्वधर्म फॉलो करेंगे। ज्योत्सना जी, आपने मेरे मन की बात कैसे पढ़ ली? बिल्कुल मेरा यही था। नेक्स्ट लास्ट जो मेरे को देना था आपको, टास्क ही देना था। और वो टास्क ये है कि आज आप सभी, भले ही 15 मिनट के लिए, अपनी इन्नेट स्ट्रेंथ से तो अपना कोई भी स्वधर्म फॉलो करेंगे। जिस चीज का भी आपको पैशन है, आप वो काम करेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं विराम देती हूँ। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। एक पर्पस अपनी लाइफ में सेट करें। नमस्कार।